यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। मेरे अंदर वो दोगलापन हो ही नहीं सकता है। मैं अपने आप को समाजवादी ही नहीं कहलाऊंगा। 30 से 32 हजार वोट मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर में ये इतने वोट तो मेरे बाहर रह गए। अब आप समझ लीजिए कि सीटें कितनी आने वाली हैं। महिलाओं को कितनी सीटें मिलने वाली हैं इस बार चुनाव में? समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको टिकट ना मिले तो क्या कांग्रेस की तरफ से कंफर्म है कि आप उधर जाएंगे, उधर का रुख अपनाते हैं? चुनाव लड़ूंगा मैं। नमस्कार, यूपी संवाद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्राची तिवारी। 2027 विधानसभा चुनाव अभी तो काफी महीने दूर है, लेकिन सियासी सरगर्मियां और पारा चुनावी अभी से चढ़ने लगा है। और चुनाव नजदीक हो और ऐसे में कुछ अफवाहें ना उड़ाई जाए गलियों में, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में एक अफवाह कहें या फिर सही सत्यता कहें कि सपा ने अपने 100 सीटों पर उम्मीदवारों का जो नाम है वो उसकी घोषणा कर दी है, यानी कि लगभग तय है। अब इसमें कितनी सत्यता है, ये कितना अफवाह है, आज हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हसीब खान जी मौजूद हैं। हसीब खान जी, हमारे दर्शकों में और हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल तो हसीब खान जी आपसे यही कि 2027 चुनाव आ रहा है और इस चुनाव को आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या वाकई में चुनाव समय से पहले जो आ रहा है, जो तैयारियों के माहौल है वो तेज है या फिर नहीं कि बस अफवाहें? देखिए, 2027 का जो चुनाव है, जिस हिसाब से मीडिया के माध्यम से सुना जा रहा है कि चुनाव समय से पहले कराएंगे, तो समय से पहले कराने की वजह से सारी पार्टियां अपना चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। और समाजवादी पार्टी तो लगातार 5 साल से चुनावी मूड में है और पीडीए को लेके चल रही है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और ये बदलाव का चुनाव है। अच्छा, एक जिस पे हमने शुरुआत में ही चर्चा करी थी कि कुछ अफवाहें या फिर सत्यता, और कंफर्म करना है आपसे कि क्या सच में समाजवादी पार्टी ने अपने 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं या फिर ये महज गलियारों में अफवाह चल रही है? देखिए, ये अभी समाजवादी पार्टी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जो भी चल रहा है ये मान लीजिए उसी तरह से है जैसे टीवी चैनल और पत्रकार एग्जिट पोल निकालते हैं। उसमें बहुत सी बातें सही निकल जाती कभी कभी और कभी कभी बिल्कुल उसके विपरीत होता है। बिल्कुल। तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये जो लिस्ट निकल रही है ये किस स्रोत से निकल रही है, उनका क्या सोर्स है, कहाँ से उनको इनपुट मिल रहा है, ये इसके बारे में मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और ये पार्टी की आधिकारिक घोषणा नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि अफवाहों में कुछ तो सत्यता होती है, लेकिन आपने हालांकि खारिज कर दिया तो हम मान लेते हैं। अब अगला सवाल आपसे यही है कि अगर आपको पार्टी मौका देती है तो एजेंडा क्या होगा आपका इस बार? एजेंडा यही है कि हमारा जो क्षेत्र है, एक तो बलरामपुर जिला अति पिछड़े जिले में आता है। वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य की बहुत ही समस्या है, सड़क बहुत जर्जर है और अभी गर्मी का माहौल है। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लाइट एक साथ कट जाती है। लोग गर्मी से परेशान रहते हैं। बिजली की तो बहुत ही समस्या है। लोग वहाँ के अच्छे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ने के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई अपना घर छोड़ के जाते हैं। कोई अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए, वो उस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए करना है। अच्छा, एक सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें दिखाई दे रहा है, हमने देखा है कि जैसे ही सपा की किसी सूची की घोषणा होती है, उनके अंदर ही चीजों में कलह या फिर आपसी रंजिश या फिर होता है ना कि लोग एक दूसरे का विरोध शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत अगर भाजपा की बात करें तो बीजेपी के लोगों में ये चीजें देखने में बेहद कम मिलती है, या फिर हम कहें ना के बराबर होती है कि अगर पार्टी ने कोई घोषणा करी है, कोई एक चुनावी माहौल की वजह से जो भी उन्होंने निर्णय लिया है तो वो समर्थन में रहते हैं। इन चीजों से आप लोग कैसे डील करेंगे? ये सवाल आपने बहुत ही सही किया। ये सच है, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में जब भी किसी की घोषणा होती है तो पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के लोग ही अंदर से विरोध करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है समाजवादी पार्टी की। जबकि इसके विपरीत भाजपा में कभी किसी नेता के खिलाफ ये नहीं लिखा जाता है कि इन्हें चुनाव में टिकट मिलेगा तो ये हार जाएंगे या इनको नहीं मिलेगा तो ये जीत जाएंगे। लोग समाजवादी में जो लोग हैं, कहते तो समाजवादी पार्टी के हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, आज देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं।
और जब वो कोई निर्णय लेंगे, जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो, देश के सबसे बड़ी तीसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बिल्कुल। जब वो कोई निर्णय लेगा तो वो सही निर्णय लेगा। लेकिन पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को समझते नहीं हैं, या पक्के समाजवादी नहीं हैं कि उनके फैसले पे भी विरोध जताने लगते हैं और खुद को समाजवादी कहते हैं। मुझसे तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। जिस दिन मुझे ऐसा फैसला लेना पड़े कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला पसंद नहीं आएगा, तो मैं अपने आप को समाजवादी ही नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं समाजवादी में हूँ तो मेरे विधानसभा से, हमारे विधानसभा में बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं। अनवर महमूद साहब मांग रहे हैं, अनवर हाशमी साहब मांग रहे हैं, डॉक्टर एहसान साहब मांग रहे हैं, शत्रुघ्न वर्मा मांग रहे हैं और डॉक्टर परवेज उमर मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन किसी पे भी, किसी की भी घोषणा हो जाए आधिकारिक रूप से, मैं उसके साथ तन मन धन के साथ खड़ा हूँ। मेरे अंदर वो दोगलापन हो ही नहीं सकता है कि मैं अपने आप को समाजवादी पार्टी भी में का भी कहूँ कि मैं समाजवादी हूँ और इनको टिकट मिल जाएगा तो ये हार जाएंगे, इनको मिल जाएगा तो ये जीत जाएंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ अपने ही पार्टी के लिए, जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित कर दें, चाहे वो मुझे घोषित करें, चाहे वो जितने भी कैंडिडेट हैं, अनवर हाशमी साहब से लेके जो भी मैंने नाम भी बताए आपको, जिसको भी घोषित कर दें, वो उसके साथ तन मन धन के साथ मैं खड़ा रहूँगा। और सभी लोग अगर इस तरीके से खड़े हो जाएं, तो जो सवाल आपने किया कि भाजपा में ऐसा नहीं होता है, तो फिर समाजवादी भी इसी तरीके से मजबूत हो जाए और सब मिल के। अब आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि श्रावस्ती सीट में दद्दन मिश्रा का टिकट लोकसभा में कट गया, एक नए व्यक्ति को, साकेत मिश्रा को टिकट दिया, लेकिन फेसबुक पे कोई एक पोस्ट नहीं मिला कि उनका किसी ने विरोध किया हो। और वहीं पर हमारे सांसद शिरोमणि वर्मा को जब टिकट मिला तो समाजवादी के ही कई लोग उनके बारे में ये बाहरी हैं, ये जीत नहीं पाएंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, मतलब बहुत अनाप शनाप लिख रहे थे। यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी जब मेरी मुलाकात होगी, अभी तो फिलहाल वो लंदन गए हुए हैं, जब मेरी मुलाकात होगी तो यही राय मैं देने वाला हूँ कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी में जिसे भी आप प्रत्याशी घोषित करें उसका विरोध नहीं होना चाहिए, और विरोध करने वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सोशल मीडिया पर जो ये वायरल सूची का दावा किया जा रहा था, आपने बोला खारिज है, लेकिन कुछ लोगों तक इसकी सत्यता नहीं पता चली है, तो क्या इससे जो कार्यकर्ता हैं जिनका सूची में नाम नहीं आया होगा या फिर उन्होंने नहीं देखा होगा, क्या आपसी मतलब क्या संतोष नहीं होगा या फिर रंजिश नहीं होगी, क्या फिर उन्हें दिक्कतें नहीं होगी, कुछ इस प्रकार की चीजें? यही नहीं होना चाहिए। अगर हमको सरकार बनानी है तो किसी का भी नाम आए, सबको समर्थन देके उसको, मेरा नाम आया इसलिए नहीं, अभी ये कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, ये तो एक पत्रकारों का एक एनालिसिस है, एक उनका सर्वे है। लेकिन जिस किसी का भी नाम आता है, सबको मिलके उसका समर्थन करना चाहिए। और जब समर्थन करेंगे, जिस तरह से भाजपा अपनी रणनीति बनाती है, सब एक हो जाते हैं, किसी का भी नाम आ जाता है और उसे सब सपोर्ट कर देते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। जब तक इस तरीके से हमारे यहाँ भी इस तरीके से सिस्टम नहीं बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरीके से लोगों को समझा के कि जिसकी भी घोषणा हम करेंगे सबको मिल के उसको चुनाव लड़ाना है, तभी हम सरकार में आ पाएंगे। अब बात चुनाव की हो रही है और सत्ता पक्ष यानी कि जो वर्तमान में जो पार्टी चल रही है उसकी बात ना हो, तो क्या सपा और बीजेपी दोनों चुनाव से पहले अपनी जो रणनीति है, उन्होंने चुनावी रणनीति तय कर ली है? क्या सारा जो परिकल्पना है या फिर क्या कुछ करना है वो तय हो चुका है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 5 साल से चुनाव की तैयारी में लगे हुए, और पीडीए इतना मजबूत हो चुका है कि हम 300 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कितनी दावेदारी हम बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि पूरी तय है आपकी? देखिए, 2022 में मैं राजनीति में आया ही 2021 में, और 2022 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव का मौका लड़ने का मौका दिया। मुझे राजनीति की ABCD नहीं आती थी 2022 में। जिस तरीके से मुझे लोगों के बीच जनसंपर्क करना था, समय इतना कम था कि मैं जा नहीं पाया। कुछ लोगों ने ये भी अफवाह उड़ा दिया कि ये तो लखनऊ रहते हैं, लखनऊ चले जाएंगे जीत के बाद, यहाँ मुलाकात नहीं होगी, मिल नहीं पाओगे। तो लोग
मुझे जानते नहीं थे। मेरा पारिवारिक भी ऐसा कोई राजनीतिक उस घराने से नहीं था कि पहले से कोई जानता हो। अब मैं बाहर जाता हूँ हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, पूना, तो वहाँ कम से कम ऐसे लोग मिलते हैं कि 8-8, 10-10 हज़ार वोट एक-एक शहर में। लेकिन वो कहते थे कि कौन चुनाव लड़ रहा है पता ही नहीं, और आपने एक भी बार फ़ोन नहीं किया। मेरे पास समय नहीं था। कम से कम 30 से 35 हज़ार वोट मेरे बाहर रह गए। जो मेरे सपोर्टर, पूरे मेरे सपोर्टर थे, वो कह रहे थे कि भाजपा के लोग फ़ोन भी कर रहे थे, टिकट भी भेज दिए थे, फिर भी हम गए नहीं क्योंकि समाजवादी से किसी ने फ़ोन नहीं किया और किसी ने राय भी नहीं दिया। तो चुनाव तो वो मेरे बिल्कुल नए होने की वजह से मैं चुनाव हार गया। नहीं तो मेरे 30 से 32 हज़ार वोट मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर में ये इतने वोट तो मेरे बाहर रह गए, जो लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि उनसे मैंने संपर्क ही नहीं किया और मैं नया था बिल्कुल, किसी ने समझाया भी नहीं कि उन लोगों से बात करो। कांग्रेस भी उस टाइम अलग लड़ रही थी, इस बार कांग्रेस भी अलायंस में लड़ रही है। 12-14 हज़ार वोट कांग्रेस को भी मिला था। तो दावेदारी तो मजबूत है, लेकिन फिर कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका भी निर्णय लेंगे, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे नाम का निर्णय लिया तो मेरे साथ इस बार सब लोग लग के जुड़ेंगे। चुनाव से पहले जो उम्मीदवारों के नाम है बोले जा रहे हैं, जो सूची आपने बताया कि सूची अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर सूची निकाली गई है तो क्या उम्मीदवारों को क्षेत्र में अभी से सक्रिय करना सपा की एक नई रणनीति है? क्या पार्टी को मजबूत करने का एक नया तरीका है? देखिए, जो चुनाव लड़ना चाहता है वो हमेशा सक्रिय ही रहता है। मैं चुनाव 2022 में हार गया, लेकिन आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वहाँ पे एक सर्वे करा लीजिए, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हमेशा मैं वहाँ रहता हूँ, जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। ठंडियों में जो मुझसे हो पाता है, कंबल वितरण का कार्यक्रम करता हूँ। गर्मी में, होली में, दिवाली में, त्योहारों में लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। तो जो भी चुनावी तैयारियां सपा की तरफ से है, जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, वो सारे लोग एक्टिव हैं। आज अब चुनाव नज़दीक आ गया है तब नहीं, हम तो 5 साल से लगे हैं और ऐसे हर विधानसभा में हम समाजवादी पार्टी के लोग 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और सरकार को बदलने की पूरी स्थिति में है। इस बार 300 प्लस सीटें आने जा रही हैं। जो 100 सीटों या फिर 100 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा की अफवाहें चल रही हैं, क्या आपके पास कोई या फिर आपके समर्थकों के जरिए आपके पास कोई बातचीत हुई है या फिर आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश करी है? देखिए, जो लिस्ट आ रही है, हमने ये संपर्क करने की कोशिश की कि ये किस सोर्स से है, तो कार्यालय से अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, ऐसी कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं निकली है। ये उनका कहना है कि ये पत्रकारों द्वारा, अब वो किस सूत्र से निकाल रहे हैं, किस सर्वे के हिसाब से निकाल रहे हैं, ये उनका अपना सर्वे हो सकता है, लेकिन पार्टी का कोई आधिकारिक घोषणा ये नहीं है। चुनाव आता है तो कई सारे मुद्दे लेके आते हैं, इस बार मुद्दा क्या रहेगा? आगरा एक्सप्रेसवे जो बनाया हुआ है, आज तक उस रोड में कोई कमी नहीं निकली। उसके बाद बहुत सारे रोड बने और रोड बनने के बाद में रिपेयरिंग भी शुरू हो गया। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया है, उस काम को जनता याद कर रही है और चाहती है कि फिर से अखिलेश यादव जी की सरकार आए और फिर से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे आ जाए। अगर आपके बजाय अगर हम देखें, अगर किसी और को पार्टी वहां पे खड़ा करती है और बीजेपी जो कि एक मजबूत पार्टी के तौर पे उभर चुकी है, क्या लगता है कि वो कैंडिडेट बीजेपी से अच्छा खासा लड़ाई कर पाएगा? क्या लग रहा है आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी प्रत्याशी घोषित करेंगे, हमारा काम है मिल के सब एक होके उनको लड़ाना और वहां से सीट जिता के लाना। लेकिन हसीब खान जी अगर बात करें बीजेपी की, तो सत्ता पक्ष हमेशा दावा ठोकती है कि वो शिक्षा पे कार्य कर रही है, रोजगार पे लगातार कार्य कर रही है और दिख भी रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? शिक्षा पे काम कर रही है, जितने भी पेपर हो रहे हैं सब लीक हो रहे हैं। पेपर लीक मामले पहले भी चलते थे। 60,000 जो शिक्षकों की भर्ती थी, बिल्कुल, उसका अभी तक कुछ निस्तारण नहीं हुआ। खाद के लिए किसान लाइन लगा रहे थे, बिजली के लिए रो रहे हैं, काम तो कर रही है। पेट्रोल मोदी जी कहते थे कि 50 रुपए में हो जाएगा, हाँ 50 रुपए में हो गया, लेकिन आधा लीटर हो गया। तो
मोदी जी लेकिन कहते हम तो ये कहेंगे धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस तरीके से रोजगार, लोगों की आमदनियां बढ़ रही हैं। तो अगर हम पहले के हिसाब से देखें कि जो दाम पे हम पहले पेट्रोल लेते थे वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन हम जैसे कह रहे हैं कि सीधे सीधे अगर नकारना कि बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया, केवल सपा ने कार्य किए हैं, तो उसको नजरअंदाज करना, क्या पार्टी इसको कमजोरी नहीं हो जाएगी कि हाँ एकदम ही नजरअंदाज करके चलना और चीजों को नकारना? जब 110 रुपए बैरल था कच्चे तेल का भाव, हाँ। तब 57 रुपए लीटर पेट्रोल था। अब जब बीच में अभी तो ईरान युद्ध की वजह से ईरान, हाँ, रेट बढ़ गया है, बिल्कुल। नहीं तो 35 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से आ गया था, हम्म, तो भी रेट हमारे 70 रुपए थे। हम्म, तो किस हिसाब से हम कहें कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए रेट बढ़ रहा है? जब हमको कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है तो हमको रेट कम हो जाना चाहिए। तो वो रेट कब कम हुआ? ये तो 4 महीने और 6 महीने से युद्ध चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं 2014 से लेके अभी तक? जब मोदी जी ने एक अपने भाषण में कहा कि अगर मेरा नसीब अच्छा है तो देश के लिए कि कच्चा तेल का भाव कम होगा, तो कच्चा तेल का भाव कम हो गया तो आपका नसीब अच्छा है, अच्छा तब माना जाएगा जब देश के लोगों का उसको फायदा हो। पीडीए की इस बार क्या दावेदारी है, कि क्या लग रहा है कितनी मजबूती है? पीडीए पूरी तरह से मजबूत है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो हमारा ब्राह्मण समाज भी है वो सब साथ में है, और लगभग 300 प्लस सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और भाजपा कहीं आने वाली नहीं है। भाजपा का जितना भी आश्वासन था वो सब, यही मोदी जी कहते थे कि डॉलर जब गिरता है, डॉलर का भाव बढ़ता है तो प्रधानमंत्री देश का बेइज्जती होती है, प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है। आज 100 रुपये तक पहुंच गया है। तो क्या कहें? महंगाई बढ़ रही है ठीक है, लेकिन देश में किस तरीके से माहौल है, हर जगह पे कोई स्टेट बता दीजिए जहाँ पे परेशान ना हो लोग, बिजली से, शिक्षा से, हर स्टेट में परेशानी। लगभग 20 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी स्टेट में बता दीजिए। चुनाव जब आता है उस टाइम पे कुछ नहीं करते, चुनाव के बाद तुरंत 10 रुपये बढ़ा दिया रेट। अभी आप ही ने बोला कि ब्राह्मण समाज भी इस बार आपके साथ है, क्या लग रहा है, क्या चुनाव में इस बार समाज, जाति, वर्ग, क्या इसको भी आकर्षित किया जा रहा है क्या पार्टी के नेताओं द्वारा? नहीं, पार्टी देखिए, चुनाव में हमेशा इसी बेस पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है। इस बार पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के साथ है, और इसका उदाहरण 2024 में दिखा भी दिया है। 2024 में 37 सीटें के समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी, 43 सीटें ये पीडीए समाज ने ही जिता के दिया है। तो एकदम साफ है कि पीडीए समाज का जो 43 सीटें हैं, इसी से कैलकुलेट कर लीजिए कि एक लोकसभा में लगभग 5 से 6 सीटें होती हैं, तो कितनी सीटें हमारी आ रही हैं। क्या लग रहा है अगर इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है तो क्या लग रहा है कि जो चेहरा होंगे अखिलेश यादव ही होंगे, या फिर पीडीए भी जुड़ चुकी है तो पीडीए से कोई निकल के आ सकता है? नहीं, ये चुनाव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं को कितनी सीटें मिलने वाली हैं इस बार चुनाव में? देखिए, महिलाओं के लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में भी कहा था कि महिला विधेयक लागू किया जाए। 33% का जो महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लगाया जाए। बीजेपी ने उसमें एक पॉइंट ऐड करके लोगों को गुमराह किया। वो 403 में 33% नहीं देना चाहती, वो पहले सीटें बढ़ाना चाहती है, सीटें बढ़ा के तब 33% देना चाहती है। हम तो आज भी तैयार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी तैयार है कि 403 सीटों में 33% महिला को दे दिया जाए, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है देने की। इसीलिए उस बिल में एक कॉलम उन्होंने और ऐड कर दिया कि पहले जनगणना होके परसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण लागू होगा। परसीमन कराने बाद में कराते रहिएगा, अभी फिलहाल 33% जितनी सीटें हैं 33% महिलाओं को दे दीजिए। लेकिन महिलाओं को गुमराह करने के लिए कि महिला के विरोधी हैं और ये हैं, ये बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं, आज भी हम समाजवादी पार्टी तो तैयार है 33%, 403 में 33% दे दीजिए, लेकिन सीटें जब बढ़ाएंगे तब देंगे। तो हम लोग का तो महिलाओं के प्रति एकदम स्पष्ट है कि 33% अगर देना चाहें तो अभी बिल पास कर दें। 33% हम देने के लिए हम लोग तैयार हैं, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।
बीजेपी लगातार दावे ठोक रही है कि वो जो तैयारियां हैं 2027 की लगातार ग्राउंड लेवल पे वो कर रही है, मतलब जमीनी स्तर पे तैयारियां शुरू हो चुकी है। सपा क्या कर रही है? क्या बिना किसी उम्मीदवार के भी अगर हम देखें तो क्या तैयारियां चल रही हैं, रणनीति अपनाई जा रही है? सपा लगातार पीडीए कार्यक्रम कर रही है। अभी इससे पहले मेरे पश्चिम में एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और हर क्षेत्र में पीडीए के साथ जो है पीडीए के लोग काम कर रहे हैं और लगातार अभी एसआईआर का काम बीच में चल रहा था, जब एसआईआर में समाजवादी के तमाम लोग लगे थे, सभी नेता कार्यकर्ता एक साथ लगे हुए थे। तो ये समाज में काम करना, ये चुनाव के समय ही काम नहीं करना, ये चुनाव के पहले से ही समाजवादी पार्टी के लोग 5 साल से जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता से सवाल करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज कुछ ना कुछ सवाल सरकार से करते रहते हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देती। अगर हम अभी हाल फिलहाल की बात करें तो लखनऊ आपका आना हुआ था इफ्तार के समय और वहां पे कांग्रेस कार्यालय भी आप गए थे, आपको अजय राय स्वयं से मतलब आपको लेने भी आए थे, ये तमाम चीजें हमने देखी। तो क्या लग रहा है इस बार आपका रुझान क्या कांग्रेस की तरफ है या फिर? देखिए, मैं अभी तो समाजवादी पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी हमारी अलायंस पार्टी है। तो जब अलायंस पार्टी का कोई नेता, और अजय राय जी तो बहुत प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इफ्तार पार्टी में दावत दी थी, तो इफ्तार में मैं गया था और उन्होंने मुझे सम्मान भी बहुत दिया। लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। उन्होंने एक बुलाया था इफ्तार में, तो इफ्तार पार्टी में मैं गया था। और कांग्रेस कोई मेरी विरोधी पार्टी, समाजवादी पार्टी की विरोधी पार्टी नहीं है, वो इंडिया अलायंस का पार्ट है। इंडिया अलायंस हमारा जो है उसमें हम लोग साथ में हैं कांग्रेस के साथ में, और यूपी की विधानसभा चुनाव भी हम लोग साथ में लड़ने जा रहे हैं। ये मेरा अगर हम बात करें तो मेरा व्यक्तिगत सवाल है, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको टिकट ना मिले, मान लेते हैं नहीं मिला, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कंफर्म है कि आप उधर जाएंगे, उधर का रुख अपनाते हैं? अभी इस पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव लड़ूंगा मैं। हसीब खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यूपी संवाद के दर्शकों से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल ऐसी प्रगति करते रहे, आगे बढ़े।